हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने डिवोर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन 13 क्लॉज 1 डिस्कस किया था पार्ट 1 में, जिसके 8 ग्राउंड्स थे। और जो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया है वो सेक्शन 13 का क्लॉज 1A एंड सेक्शन 13 का क्लॉज 2 किया था, जिसमें सेक्शन 13 1A में जुडिशियल सेपरेशन के बेसिस पे कैसे हम डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के अंडर कैसे कर सकते हैं। एंड सेक्शन 13 का क्लॉज 2 जो था वो ग्राउंड्स अवेलेबल ओनली टू वाइफ था, और उसके 4 ग्राउंड्स थे जो हमने किए हैं। 4 ग्राउंड्स जो हमने किए: बाइगेमी, रेप, सोडोमी, बेस्टैलिटी, एंड नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ 1 year और मोर। एंड फोर्थ इज ऑप्शन ऑफ पिवर्टी। और अब हम करेंगे सेक्शन 13B, HMA का सेक्शन 13B, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट इसके बारे में करेंगे और इसका प्रोसीजर देखेंगे एंड इसके थोड़े से केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट पिटीशन। अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कैसा होगा? म्यूचुअल होता है दोनों की कंसेंट, हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कंसेंट के साथ डाइवोर्स होना। हस्बैंड ने भी बोल दिया मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वाइफ भी कहती है नहीं, मैं तो डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले ही डिसाइड हो जाती हैं कि मैं इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। और जो भी हस्बैंड जो होता है, जो एलिमनी लड़की ने डिमांड की है, वाइफ ने डिमांड की है, जो उसको दिया गया था वो उसको वापस लौटा देता है। तो एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज डीड बना लिया जाता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है जैसे लड़की को उसने A और B दोनों का डाइवोर्स हो गया। ठीक है, डाइवोर्स हो रहा है तो म्यूचुअल कंसेंट में हो रहा है, 13B के अंडर हो रहा है। तो अब उन दोनों की, अब लड़की की डिमांड होगी कि मेरी शादी में जी 5 लाख रुपया लगा था। अब लड़का कहता है जी ठीक है 5 लाख लगा था, मैं देने के लिए रेडी हूँ। पहला मैं फर्स्ट मोशन में दूंगा और सेकेंड जो पार्ट है वो मैं सेकेंड मोशन में दूंगा। अब वो 250 का चेक एक देगा और 250 का सेकेंड मोशन में देगा। अब जो फर्स्ट मोशन होता है उसमें वो 250 का जो चेक देगा वो एक कॉम्प्रोमाइज डीड बन जाएगी, जो कि जब हम 13B की एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें लगेगी। और उसमें फर्स्ट पिटीशन जो होती है, फर्स्ट मोशन जो होता है, उसमें सब चीज़ें लिखी जाती हैं, सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जज के सामने कि उसकी क्या क्या मतलब कि एक फर्स्ट चेक दे दिया, सेकंड, और उसको क्या क्या आर्टिकल सब कुछ दे दिए गए हैं। इनका सब सेटलमेंट हो चुका है। अब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती और ये दोनों अब डाइवोर्स लेना चाहती हैं, अपनी टर्मिनेशन करना चाहती है अपनी मैरिज को। वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि दोनों के साइन होते हैं। उसके ऊपर लड़के के भी साइन होते हैं, लड़की के भी साइन, पिटिशनर के भी, रिस्पॉन्डेंट दोनों के साइन होते हैं। और इसमें दोनों म्यूचुअल कंसेंट से होता है, इसलिए ये दोनों ही पार्टीज उसमें साइन करते हैं और दोनों के एडवोकेट साइन करते हैं और उसको जज के सामने भेज दिया जाता है। और जब वो हो जाता है तो उसके बाद जो जज होते हैं वो 6 month का टाइम देते हैं इस चीज़ के लिए, कि सेकेंड मोशन के लिए, कि ठीक है, उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जाता है। हो सकता है कि इन 6 महीने के अंदर, क्या पता, इनके अंदर फिर से कोई फीलिंग्स जाग जाए या फिर से वो लोग रहना चाहें। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पिटीशन होती है जो ज्वाइंट पिटीशन बाय बोथ स्पाउस। अब ये जो पहली पिटीशन होती है ये ज्वाइंट पिटीशन होती है। जो भी पिटीशन होगी वो अकेली पिटीशनर या रिस्पॉन्डेंट्स में नहीं होगा, इसमें ज्वाइंट पिटीशन होगी बोथ स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ की तरफ से। अब ज्वाइंट पिटीशन बोथ स्पाउस कैसे, उनमें डाइवोर्स कैसे मिल सकता है? अगर वो लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year और मोर। अब उनको रहते हुए 1 साल से ज़्यादा का, 1 साल हो गया और 1 से ज़्यादा का टाइम हो गया है जब से उनकी, हो सकता है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई को 1 year हो चुका है ऑलमोस्ट, या उससे ज़्यादा का हो चुका है। तो इस ग्राउंड के ऊपर दोनों सोच लेते हैं कि हम अब नहीं रह सकते हैं, हम दोनों को डाइवोर्स दे देना चाहिए। इस बेसिस पे हो सकता है। एंड सेकंड है नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ही कह देते हैं जी मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता, लड़की भी कहती है मैं इसके साथ नहीं रह सकती, लड़का भी कहता है मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो इनके ऊपर जो मैरिज ऑब्लिगेशन वाला होता है ये सारा खत्म कर दिया जाता है और डिवोर्स इस बेसिस पे मिल जाता है उनको। दे हैव म्यूचुअली एग्रीड टू एंड देयर मैरिज। दोनों इकट्ठे ही, हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल दोनों डिसाइड करते हैं कि जी अब हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हमें शादी से आज़ाद कर दिया जाए। तो जो मैरिज होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। अब पहले तो दे दिया, अब जज उसमें 6 महीने का टाइम देता है। अब
फर्स्ट मोशन उसको कहते हैं, जो फर्स्ट पिटिशन होती है उसको कहते हैं फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट जब हो जाती है, उन दोनों के साइन हो जाते हैं, 6 मंथ के बाद जो जज है वो 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने का टाइम देते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंड पिटिशन। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम फर्स्ट पिटिशन बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने एक्सपायर होने से पहले, ब्रिंग अ मोशन आस्किंग कोर्ट टू ग्रांट डिवोर्स। कोर्ट को कहा जाता है कि आप डिवोर्स दे दो। अब तो 6 मंथ हो चुके हैं, तो कोर्ट क्या करता है, डाइवोर्स देने के लिए पाबंद होता है, वो दे देता है। अगर बट बिफोर एक्सपायरी, 18 मंथ गुजर चुके हैं, इस चीज़ को नहीं आ रहे हैं, सेकेंड मोशन के लिए पार्टी आ ही नहीं रही है, कितनी देर वेट करें, 18 मंथ्स का वेट करते हैं, लेकिन जब 18 मंथ्स हो जाते हैं तो पिटिशन डिसमिस हो जाती है। इफ़ नो मोशन फाइल्ड विद इन 18 मंथ्स ऑफ फर्स्ट पिटिशन, पहली पिटिशन के 18 महीनों के अंदर अगर सेकेंड मोशन के लिए दोनों पार्टीज नहीं आती हैं तो पिटिशन डिसमिस्ड हो जाती है। एनी पार्टी विड्रॉ हिज हर कंसेंट, वो दोनों पार्टी अपनी कंसेंट से इसको विड्रॉ भी कर सकती हैं कि हमारा अब ठीक है, हमारा पहले था कि नहीं बन रहा था, लेकिन जो हमारा टाइम था ये 6 मंथ्स का, इसमें हमने डिसाइड किया कि हम लोग डाइवोर्स नहीं लेंगे, अब हम लोग ऐसे ही अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, कोहिबिट रहेंगे, हम एक ही छत के नीचे रहेंगे और हस्बैंड वाइफ बन के रहेंगे, हम लोग डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं। तो भी तो भी ये जो पिटिशन है ये डिसमिस हो जाएगी, और 18 महीने से ज़्यादा का टाइम अगर फर्स्ट मोशन से ज़्यादा हो गया तो। अब 1 ईयर, अब फर्स्ट मोशन क्या है, 6 to 18 मंथ्स। पहली जब फर्स्ट मोशन होता है तो उसमें गैप पीरियड 6 मंथ्स का होता है, और फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद ये 18 मंथ्स तक 18 मंथ्स तक इसकी वैलिडिटी होती है, जैसे सेकंड पिटिशन के लिए। वैसे तो जो जज होते हैं वो 6 की देते हैं, 6 मंथ्स के बाद ही सेकंड मोशन के लिए देते हैं। अगर नहीं कर पाए तो, अगर वो नहीं आ सकते हैं, हो सकता है सोच सकते हैं कि हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, वो नहीं आ सकते हैं, तो आगे से आगे टाइम देते हैं। लेकिन अगर ये टाइम फर्स्ट मोशन के बाद 18 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो ये पिटिशन जो है वो डिसमिस समझी जाएगी। इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 6 मंथ वेटिंग पीरियड होता है अंडर सेक्शन 13B वेव्ड। अब ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को, हम जो हमारा जब फर्स्ट मोशन हो जाता है उसके बाद हम एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दूसरे या तीसरे दिन लगा सकते हैं कि हमारा जो ये पीरियड है ना, ये वेव किया जाए, इसको कम किया जाए। हमें 6 मंथ का नहीं चाहिए, हमें 2-3 महीने के बाद का दे दो, हम जल्दी डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो ये जो कूलिंग पीरियड होता है ना, ये वेव ऑफ हो जाता है, इसको वेव कर देते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन लगती है, वो लगानी पड़ती है कूलिंग पीरियड वेव ऑफ की, कि हमें इतना लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, 6 मंथ तो बहुत ज़्यादा है, हमें कोई भी शॉर्ट डेट दे दी जाए। और तो इसमें भी एक वेव ऑफ की एक एप्लीकेशन लगा के 1 या 1.5 महीने का सिर्फ 1.5 मंथ का टाइम मिल जाता है, जिसके बाद सेकेंड मोशन करवा दिया जाता है और डाइवोर्स मिल जाता है। और डाइवोर्स के बाद उसको डिक्री दे दी जाती है। डिक्री जो होती है वो कोर्ट द्वारा दी जाती है कि इनकी जो मैरिज थी वो अब क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, वो टर्मिनेट हो गई है। अब दोनों पर्सन्स जो हैं, जब टर्मिनेशन हो जाती है, डाइवोर्स मिल जाता है, तो उसके बाद वो किसी के साथ भी शादी अब कर सकते हैं। अब मैं केस लॉ में पढ़ाती हूँ आपको। केसेस हैं मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल, 2010 का है ये सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या कहा गया है, मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल, इसमें कहा गया है कि इट वॉज हेल्ड दैट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बिफोर ग्रांटिंग डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B नीड नॉट नेसेसरली be followed if such waiting will cause extreme hardship, pain and suffering to the parties। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को 6 मंथ का टाइम देना पड़ता है, अगर इसके बीच में कोई भी पेन या कुछ भी किसी भी तरह का हार्डशिप आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगा सकती हैं पार्टी। सच वेटिंग विल कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप, पेन एंड सफरिंग टू द पार्टीज, उनको सफ़र ना करना पड़े पार्टीज को। However, such power to relax the mandatory requirement of 6 month can only be exercised by the Supreme Court under article, ये सुप्रीम कोर्ट ने की थी एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। और आता है इरिट्रेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, जुडिशियल इरिट्राइबल जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, इसमें भी जुडिशियल ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स मिल जाता है। ये नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली 2006 के सुप्रीम कोर्ट के
केस लॉ में बताया गया है। इसमें कहा गया है इट वॉज हेल्ड दैट वंस द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर्स, कहते हैं कि इट वॉज हेल्ड दैट वंस द मैरिज हैज ब्रोकन, एक बार जब शादी टूट गई, ब्रोक डाउन हो गई, बियॉन्ड रिपेयर्स, बिना ठीक किए हुए, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है टू टेक नोटिस ऑफ दैट फैक्ट एंड ग्रांट डिवोर्स। जब कोर्ट को पता लग गया कि इन दोनों की निभ नहीं सकती, ये नहीं कर सकते हैं और इनकी रिपेयर नहीं हो सकती है, ये अपनी मैरिज को फुलफिल ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ वगैरह नहीं निभा सकते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट टू टेक नोटिस ऑफ द फैक्ट, तो फैक्ट को समझ लेती है एंड ग्रांट डिवोर्स दे देती है। अ मैरिज विल बी सेड टू बी ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर व्हेन देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सेपरेशन, इसलिए भी मिल जाता है जब उनका लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड हो जाए, 1 ईयर से अबव हो जाए सेपरेशन के लिए, तब भी उनको बहुत जल्दी डाइवोर्स मिल जाता है एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज दे डू नॉट वांट टू लिव टुगेदर एनी मोर। कोर्ट है, कोर्ट में जब केस जाता है उनको सब फैक्ट्स का पता होता है। कोर्ट में कोई एक केसेस नहीं जाता है, बहुत से केसेस जाते हैं जिसमें उनको पता होता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या सही है और क्या गलत है। जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना जज, उनको पता होता है कि इनमें से क्या फैक्ट है, क्या सही और क्या गलत है, इनकी बन सकती है, निभ सकती है, नहीं निभ सकती है। तो अगर सेपरेशन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर है तो उस बेसिस पे भी उनको जल्दी से डाइवोर्स मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन अनिल कुमार की है, एक अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन 2009 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट केस लॉ है। इट वाज हेल्ड दैट पावर टू ग्रांट डिवोर्स ऑन अ ग्राउंड विच इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ HMA solely with the Supreme Court. Only the Supreme Court can grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage under Article 142 of the Constitution. Article 142 Constitution के तहत सुप्रीम कोर्ट ग्रांट क्या करती है, डाइवोर्स ग्रांट करती है ऑन द ग्राउंड इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। जब उसको लगता है कि ये तो टूट रही है शादी, ये रिपेयर नहीं हो सकता किसी भी तरह से, इनको 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर हो चुका है, तो ये डाइवोर्स तो होगा ही होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर जब वो दोनों मोशंस हो जाते हैं, फर्स्ट मोशन भी हो जाता है 6 मंथ के बाद, सेकंड मोशन भी हो जाता है, अगर वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाई है तब भी जल्दी ही सेकंड मोशन हो जाता है, तो उनकी दोनों स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और साइन कर लिया जाता है, और विद इन 1 और 2 डेज के बाद डिक्री पास हो जाती है डाइवोर्स की, कि उन दोनों को डाइवोर्स मिल गया, और डाइवोर्स के बेसिस के ऊपर फिर वो बाद में अपनी शादी कर सकते हैं। अगर जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ तब तक कोई भी शादी नहीं कर सकता है लड़के, क्योंकि इसका बाइगमी का भी जो पर्चा CRPC 494 एंड 495 के तहत पनिशेबल होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था डाइवोर्स के ऊपर, ये आज फिनिश हो गया, 13B तक था, और आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा डाइवोर्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड सेक्शन 13B म्यूचुअल डिवोर्स। और क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगी HMA को, और मैं IPC का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगी, उसकी इंट्रोडक्शन। तो अब एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंडियन पिनल कोड के टॉपिक के साथ। अगर किसी भी टाइप की HMA में आपको कोई प्रॉब्लम लगती हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे, मैं अच्छे से बता दूंगी उस चीज़ के बारे में। कोई सेक्शन होता है ना, कई बार समझ नहीं आता है, लेकिन जो मैंने सेक्शन 13B आपको समझाया है ना, वो बहुत प्रैक्टिकली समझाया, बिकॉज मैंने जो चीज़ें मैंने देखी हैं अपने जिस चीज़ को मैंने डील किया है 13B के, मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, तो उसी वे से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या होता है, फर्स्ट मोशन कैसे होता है, सेकंड मोशन कैसे होता है, जब हो जाते हैं तो उसके बाद डिक्री पास हो जाती है कोर्ट की, उसके बाद कोई भी दोनों पार्टीज आपस में किसी भी डिवोर्स हो जाता है, उनका आपस में कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटीज नहीं रहती है। जब मैरिज ही टर्मिनेट हो जाएगी तो फिर आपस में क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना सा ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को बजा के रखना, अगर क्योंकि कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन तभी आ जाएगा। ओके, बाय बाय गाइस, बाय।